हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये मेरा पहला ब्लॉग है। इससे पहले मैंने कभी भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मैं असम में पिछले 3-4 साल से रह रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को असम के बारे में कुछ जानकारी दी जाए। वैसे तो मैं अमूमन शायरी लिखता हूँ, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। वैसे तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल आप सोशल मीडिया पे जाके किसी भी राज्य के बारे में सर्च करके या देश के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी आपको तब भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी आपको वही आदमी दे सकता है जो असम में पिछले 3-4 साल से रह रहा हो या असम का वासी हो। मैं असम में काफ़ी समय से रह रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना असम के बारे में एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाकर आपको असम के बारे में कुछ जानकारी दी जाए। वैसे तो असम के बारे में सब लोग जानते ही हैं। असम भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। असम में प्राकृतिक संसाधन भी बड़ी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। असम में जंगल भी बहुत प्रकार के हैं और वन्य जीवन भी बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका मेन उदाहरण है काजीरंगा नेशनल पार्क। आप काजीरंगा नेशनल पार्क में जाकर वन्य जीवन को देख सकते हैं। असम एक बहुत ही संपन्न राज्य है। असम में विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं, जो कि एक साथ मिलकर रहती हैं। असम की मेन जो भाषा है वो असमिया है। उसके अलावा भी असमिया के अलावा भी यहाँ पर बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बंगाली, बोरो और इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं हैं। असम के लोग बहुत ही सिंपल जीवन व्यतीत करते हैं। असम के गांव जैसे हमारे गांव हैं, वैसे ही गांव हैं। अभी मैं एक गांव में ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए और असम के बारे में आपको जानकारी दी जाए। असम के लोग बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि मुझे भी 3-4 साल हो गया जहाँ रहते हुए। मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मैं दूसरे राज्य में रह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही मदद करने वाले और बहुत ही प्यार से रहने वाले, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ऐसे तो असम बहुत ही संपन्न राज्य है। आपको असम के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के आने से पहले असम पर कभी भी किसी दूसरे राज्य का कभी भी अधिकार नहीं हो पाया। मुगलों ने भी यहाँ पर 17वीं शताब्दी में बहुत प्रयास किया, 17 बार यहाँ पर आक्रमण किया और 17 बार ही उनका आक्रमण विफल हो गया। उसका मेन कारण था यहाँ के महान सेनापति वीर योद्धा लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन एक बहुत बहादुर सेनापति थे। उन्होंने मुगलों के साथ 17 लड़ाइयाँ लड़ी और 17 बार मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। इसलिए भारतीय सेना नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी उनके नाम से एक अवार्ड दिया जाता है, जो कि बेस्ट कैडेट का होता है, जो कि बेस्ट स्टूडेंट जो निकलता है उसको उनके नाम पर, लचित बोरफुकन के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है। असम के लोगों का लचित बोरफुकन के जीवन का बहुत ही महत्व है। अभी मैंने आपको असम के बहुत ही गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी दी। अभी मैं आपको बताऊंगा असम में कौन कौन सी फसल और कौन कौन से मंदिर असम में पाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा सकता हूं कि असम में जो घर में जैसे हम गाय वगैरह पालते हैं या बकरी पालते हैं, उनको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उनको दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर गाय जो है 2-3 फुट 3.5 फुट से ऊपर नहीं होती है। बकरी भी 1.5 से 2 फुट के बीच में। अभी फिलहाल वहाँ बकरी नहीं है। गाय आप देख सकते हैं 3 फुट के बीच में आपको गाय दिखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ मुख्य फसल है चावल, जो कि जून और जुलाई से लेकर दिसंबर के महीने में इसकी खेती होती है। अभी आप खेत देख सकते हैं, एकदम सूखे पड़े हैं। ये अभी क्या होगा कि बारिश शुरू हो जाएगा, उसी बीच यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। बाहरी राज्यों की तरह यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक साल में 3 फसल लोग नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर एक साल में एक ही फसल जो चावल की होती है, वो भी बारिश पर ही निर्भर है। बारिश होगा तो होगा, क्योंकि यहाँ बोरवेल नहीं होता है। क्योंकि हमारे बाकी राज्यों में बोरवेल से एक साल में 3 फसल ले सकते हैं, क्योंकि पानी की कमी के कारण यहाँ पर एक ही फसल होती है। और उसके अलावा ये ऐसा होता है कि जैसे चावल यहाँ पर उगाने के बाद बहुत बारिश रहती है, और चावल कटने के बाद भी यहाँ खेतों में पानी रहता है, जिसके कारण यहाँ दूसरी फसल उगाना नामुमकिन है। इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर उस दूसरी खेती यहाँ पर बांस के आप जंगल देख सकते हैं, समझिए बांस का जंगल है पूरा। बांस को भी ये बेचकर बहुत प्रकार के फर्नीचर और छोटा मोटा घरों में इस्तेमाल होने वाला सामान यहाँ बनता है।
उसके बाद जहाँ पर दूसरा आपको आय का स्रोत ये देखिए, तामुल के पेड़, तामुल यानी सुपारी, ये देख सकते हैं आप, लंबे लंबे तामुल के पेड़ हैं। ये सुपारी के पेड़, ये भी सुपारी जो कि पान में इस्तेमाल होती है और आपके घरों में भी पूजा पत्ती में इस्तेमाल होती है। ये छोटे पेड़ आप देख सकते हैं, हरे से मैं जूम करता हूँ, मैं कैमरामैन को बोलूँगा, देखिए ये देखिए, ये पूरा ही तामुल के पेड़ हैं जो कि छोटे छोटे हैं। ये तामुल का वृक्ष जो है 5 साल या 7 साल में बड़ा होके उसके बाद 10 साल तक आपको पूरा ये इसकी आप फसल का बेच के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ महत्वपूर्ण जो सबसे दूसरी जो महत्वपूर्ण फसल है वो है चाय बागान। चाय बागान तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन चाय की खेती जहाँ पर बहुत मात्रा में की जाती है, जो कि ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों में होती है, जैसे शिव सागर, उसके बाद जोरहाट और लखीमपुर में, जो कि चाय जो है जहाँ पर नंबर 1 चाय होती है, और जो कि भारत के बाकी राज्यों में और विदेशों में भी सप्लाई होती है। और हमारे घरों में भी हम चाय का उसका ही जायका लेते हैं, आसाम चाय ही अमूमन। मैं भी बहुत यहाँ से चाय लेके गया हूँ, चाय बहुत अच्छी है यहाँ की। अभी आपको मैं आसाम के पूरा व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए, देख सकते हैं आप मेरे साथ, क्योंकि हम इसको पूरी तरह दिखा नहीं सकते, आपको दूर से ही दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफिंग अलाउड नहीं है। फिर भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसलिए आप ये मेरे वीडियो को देख सकते हैं। मेरे से जितना हुआ मैंने आपको आसाम के बारे में जानकारी दी। हाँ, थोड़ा सा रह गया। आसाम में मंदिर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आसाम में महत्वपूर्ण मंदिर है, बहुत मंदिर है आसाम में, लेकिन महत्वपूर्ण मंदिर आसाम में कामाख्या देवी शक्तिपीठ का है, जो कि गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आप रेलवे स्टेशन से उतरकर गुवाहाटी से बाया ऑटो से बस के द्वारा कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। नहीं तो आप सीधा कामाख्या रेलवे स्टेशन पर भी उतरकर वहां से भी आपको 2-3 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर की चढ़ाई है, वहां पर आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। मेरे ब्लॉग में बस इतना ही था, क्योंकि मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने आपको जानकारी वो दी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग था, मेरा इतना ब्लॉग बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाकर आपको जानकारी प्रदान की। अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाना पसंद करूँगा। ये देखिए, ये भी तामुल के ही पेड़ हैं, बहुत बड़ा तामुल की खेती होती है। जहाँ रबर की खेती की जाती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर तामुल की तामुल और बांस और चाय और मेघचल। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं उगाया जाता, क्योंकि यहाँ पर खेतों में पानी रहने की वजह से यहाँ कुछ ज़्यादा फसल उगा नहीं सकते, क्योंकि खेतों में हर साल पूरे साल पानी रहता है। बीच में 2-3 महीने जहाँ सूखा पड़ता है, सूखा हो जाता है, तो उसके बाद जैसे बारिश शुरू हो जाएगी, फिर जहाँ पर चावल की खेती शुरू हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसलिए यहीं पर मैं अपना ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। अगले ब्लॉग में इससे आपको कोई नहीं मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्ते।